करता है जो लीगल है, लीगैलिटी पे बात करता है. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू स्टडी लाइक विच इज गिवन बाय स्टेटमेंट गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट, जो भी है उसका. नहीं, इससे कोई पंडित ब्राह्मण, सो नथिंग हो, कुछ नहीं ऐसी चीज होती है. सो देखो, जब आप पढ़ लिख लेते हैं तो फिर हम इन चीजों पे अगर विश्वास करते हैं, वो अलग बात है कि आपके घर वाले थोड़ा सा आपके अगेंस्ट हो सकते हैं, बट आप इतने समझदार हो चुके होते हो तो कुछ घर के हिसाब से आप पर्सनल लाइफ में कर सकते हो, लेकिन पब्लिक लाइफ में यू हैव टू बी लिबरल एंड लाइक कि आपको एवरीबडी इज इक्वल in the society. You have to think like that. So that's why after becoming a bureaucrat, you will do same things to the everyone, है ना, to everyone. तो तब भी आप इस चीज को लेकर जाओगे ना, अदरवाइज कहाँ से कर पाओगे, आपके बस का ही नहीं रहेगा क्योंकि आपका सोच ही वैसी ही नहीं है. ओके. एंटी डिफेक्शन लॉ एक बार बताया था नहीं? चलो कोई नहीं, आज हम बता देंगे. एंड अच्छा, एंटी डिफेक्शन लॉ अभी जो चल रहा है ये पार्टी वाला, स्केड्यूल से वो मैं भी बता दूंगा. वो मैं अभी इसको कर लेते हैं 15 को, फिर और समझ आएगा अच्छे से. ठीक है. तो आर्टिकल 13 वाला. हम्म. ठीक है, आफ्टर क्लास करें उसको, लास्ट में 10-15 मिनट ले लेंगे, है ना, सभी भी देख लेंगे, है ना. कोई बात नहीं. हमें आज हमें पढ़ना, कल हमने आर्टिकल 14 हमने किया था. आज टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द आर्टिकल 15. आर्टिकल 15 के बारे में हम डिस्कस करेंगे. आर्टिकल 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एवरीबॉडी नोज अबाउट दिस. कि आर्टिकल 15 में क्या डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर है, राइट? है कि नहीं? मतलब इसका अगर सही से देखा जाए तो आर्टिकल 15 कहता है कि क्या है, एवरीबॉडी इज इक्वल. इक्वल राइट, इक्वलिटी है ये. इक्वलिटी क्या है? राइट टू इक्वलिटी, राइट, उसी का पार्ट है ये. इक्वल की बात करें, साथ ही साथ इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा. किस बेस पर नहीं किया जाएगा? स्टेट. स्टेट का मतलब कंट्री से यहाँ बात है. ठीक है, यहाँ आर्टिकल 12 वाला ही स्टेट काम करेगा. ठीक है. स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द सिटीजन. किस बेस पर? ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स आर प्लेस ऑफ बर्थ. दिस इज गिवन इन द क्लॉज फर्स्ट. ये नॉर्मल, एवरीबॉडी नोज अबाउट दिस. ये लाइन सभी जानते हैं ना. ये लाइन बड़ी कॉमन सी है कि हर चीज जानता है या हो जाता है, बट हमें इतनी सी चीजें नहीं, इसमें बहुत सारी चीजें हमें समझनी एक्चुअल में. ठीक है. आर्टिकल 15 की अगर हम डिस्कस करते हैं, इसमें समझते हैं, तो आर्टिकल 15 मींस, एक पॉइंट लिखना है इसमें, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है. अब इसमें से सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रोहिबिशन पे. फर्स्ट क्लॉज दैट इज प्रोहिबिशन. ये पहला क्लॉज है आर्टिकल 15(1). अब बात करोगे कि इसमें क्या है, यही है पहला क्लॉज. जैसे अभी मैंने बताया, सिंपल, एवरीबॉडी नोस कि इसमें कोई भी स्टेट, स्टेट का यहाँ मत, आर्टिकल जो 12 में है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, वो स्टेट को यहाँ रखा गया है. ओके. ये दिमाग में रखना है इसमें. कई बार हम वैसा स्टेट समझ लेते हैं, तो वैसा स्टेट जब भी आएगा तो साथ ही साथ यूनियन टेरिटरी जरूर दिया होगा. ठीक है. यूटी एंड स्टेट्स, ये जरूर ध्यान में रखना. तो स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता किसके अगेंस्ट बेटा? अगेंस्ट सिटीजन, against citizens based solely on religion, religion, race, sex or place of birth.
ये हमारा आर्टिकल 15 के क्लॉज नंबर 1 पे ये मेंशन है। बड़ा सिंपल सा मामला है, बड़े सिंपल सी समझनी है। ठीक है, अब ये तो हो गई इसी के अंदर ही पॉइंट नंबर 1 क्लॉज 1 में ये दिया। इसी के बाद अगर इसी में हम क्लॉज 2 की बात करें प्रोविजन के अंदर, ये यहाँ से क्लॉज 1 है इतना, ये नहीं है प्रोविजन। प्रोविजन के अंदर दो क्लॉजेस दिए हैं, क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2। क्लॉज 2 की बात जब हम करते हैं, क्लॉज 2 क्या कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स रिगार्डिंग पब्लिक स्पेसेस, इसमें भी प्रोहिबिट करता है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स रिगार्डिंग पब्लिक स्पेसेस लाइक रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट में आप ये नहीं कह सकते इस कास्ट का भगाओ इसको, नहीं, नेवर, यू कांट डू दैट। वेल्स कुआं आज के डेट में नहीं है, वेल का मतलब पहले बहुत मतलब था उस टाइम का। यहाँ तक कि मैं बता दूं कि मेरे टाइम तक, मैं बहुत पुराना नहीं हूं कि मैं 50-60 साल का हो गया हूं, 80 साल का, लेकिन मेरे समय में ये कुओं पे हम गांव में आज चलता रहा है कि कुओं पे नहीं भर सकते, ये इस कास्ट के लोग पानी नहीं नल से ले सकते हैं, ये कुएं से नहीं लेके जा सकते हैं, बड़ी चीजें थी कुएं पर, क्योंकि पानी ही वहीं से पी रहे हैं कुएं से, तो पानी सोर्स ही उसका वही था, तो कुएं का डिस्क्रिमिनेशन की अगर हम बात कर लें, चीजों को कर दें। ठीक है, हाँ, हरियाणा के गांव में आज भी है चीजें, ऐसी चीजों को लेकर चलती हैं। हेलो, हाँ सर, क्लास में हूँ, मैं करता हूँ आपको। तो इसमें क्या है कि एक वेल कुआं, उस टाइम के कुएं की बात करें, चीजों की बात करें कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ऐसी चीजें नहीं होंगी। इसके बाद है आपका रोड्स में, जैसे अभी आप देख लो कुछ गाँव में, वैसे हरियाणा में आपने बात की तो खाप पंचायत वहाँ कितना फेमस है। ठीक है, अभी देख लो, इसी से रिलेटेड ही देख लो चीजें, डिस्क्रिमिनेशन कैसे होती हैं चीजें, कि अभी जो राजस्थान में नागौर, जहां से आपका वॉइस धीमी आ रही है, वॉइस धीमी आ रही है। अच्छा, हाँ, से एक बार अपना मोबाइल चेक करो कीर्ति, दोबारा से नहीं आएगी, धीमी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं। वो कभी कभी होता है नेटवर्क इशू, कैसे होता है नेटवर्क से वजह से। तो इसमें यह है कि कुआं हो गया, अभी जैसे कि मैंने राजस्थान नागौर की बता रहा था, वहां पर क्या हुआ कि फीमेल को जो मैरिड वीमेंस थी उनको मोबाइल लेना बंद कराया गया था, दिसंबर के आई थिंक लास्ट या जनवरी के फर्स्ट वीक में था इसी साल के, कि बाद में हाई कोर्ट ने मना करा दिया। तो हम इस चीज को देख सकते हैं, तो इसमें यह है डिस्क्रिमिनेशन, ध्यान से समझना है। इसमें सेकंड क्लॉज है, क्लॉज नंबर 1 दैट इज, एंड सेकंड इज discrimination by private, ध्यान समझना, private individuals regarding public spaces, places। ठीक है, spaces are places like, कैसे, रेस्टोरेंट में। आज की डेट में ऐसा होता है, आप देख लो, कभी रेस्टोरेंट जाते हो तो ऐसा होता है कभी कि आपको नहीं कहते कि नहीं ये कास्ट का नहीं बैठ सकता, वो कोई भी होगा, सभी को बैठा लेंगे, उसी तरह इज्जत देगा वेटर। वेटर ये नहीं कह सकता कि ये क्या, कौन बैठ रहे हो आप, आधार कार्ड लाओ पहले दिखाओ मुझे, तो नहीं, पहले ऐसा होता था। जैसे बहुत सारे लोगों की टपरी अगर खुल जाए किस जगह पर, उसे कास्ट पूछ के उसकी चाय की दुकान खुलवाते थे, दुकान खुलवाते थे। तो पहले ऐसा चलता, आजकल हमें चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखना। रेस्टोरेंट्स, वेल्स, कुएं एंड रोड्स इज ऑल्सो बैड इफ मेंटेन्ड बाय पब्लिक फंड्स। कैसा होगा, इफ मेंटेन्ड, ध्यान से समझना है इसमें, इफ मेंटेन्ड बाय पब्लिक पब्लिक फंड, यानी जो सरकारी है, सरकार की तरफ से चीजें बनी हैं, उनमें आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो, वो पब्लिक फंड से बना है, ये क्लॉज 2 में दिया है। मतलब आपको एक ऑफ टैक्स देते हैं हम लोग,
गवर्नमेंट के पास जाता है, गवर्नमेंट उसको हमारे कुएं तालाब नल सब कुछ बनवाता है, रोड बनवाता है, तो उसमें कोई पार्क बनवाता है, तो उसमें कोई ऐसा नहीं कर सकता है। रेस्टोरेंट में भी नहीं कर सकता है, वो चाहे खुद का क्यों ना हो। कुछ ऐसी जगह है जो खुद पे भी नहीं कर सकता। हाँ, वो आपका अपना ऑफिस अलग है, आपने कुछ उसमें रख रखा, लेकिन आप वो भी खुले आम तो तब भी नहीं कर सकते, अलाउ तो कहीं है ही नहीं है, चाहे आपका खुद का हो चाहे बाहर का हो, कि नहीं ये नहीं हो सकता ऐसा। ऐसा लोग आजकल कह देते हैं कि मैं नौकर रखे हुए हूँ, नौकर तो वर्ड ही गलत है हमारे यहाँ। एम्प्लॉय होता है वो आपका, नौकर नहीं है वो आपका। हम अगर कहते हैं कि नहीं ये इस हर एक बंदे की डिग्निटी है, अगर कोई मेरे जूते उठाए, मैं पैसा दे रहा हूं उसका, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि वो मेरे जूते साफ करेगा, जूते वो करेगा, उसकी अपनी डिग्निटी है, वो नहीं चाहता करना तो मैं जबरदस्ती नहीं करवा सकता, और करवाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो हम अपना करवाएं, अदरवाइज विलिंगली वो कुछ ऐसा कर ले, वो आपको रिस्पेक्ट देता है, बड़ा भाई बड़ी चीज है, आपको अपना वो मानता है, सो वो अलग चीज है रिस्पेक्ट में। अदरवाइज आप उससे पैसा दे के उसके डिग्निटी के अगेंस्ट नहीं कर सकते कुछ भी, अगर करते हैं तो आप वो आपके खिलाफ जा सकता है कभी भी, उसका मतलब एक्सप्लॉयटेशन हुआ। इसीलिए आप देख लो कि आपके घर में आते हैं लोग, नौकर उसे कहा जाता है जो आपसे सैलरी ना ले रहा हो। नौकर किसे कहते हैं? स्लेव का मतलब होता है आपसे सैलरी ले रहा हो, आपके लिए पीढ़ियों से काम किया जा रहा हो, और आपके लिए ही जिंदा हो, आपके लिए सब कुछ कर रहा हो, उस टाइम पे होता तो उसे बोलते स्लेव। ठीक है। आज का जो नौकर है वो नौकर नहीं है, उसे बोलते सर्वेंट। सर्वेंट नौकर में नहीं आता, वो वाला नौकर स्लेव वाला नौकर नहीं होता, उसे गुलाम बोलते हैं ना। स्लेव जो आता है जो आपके हर चीज साफ करे चीजें, उसे गुलाम बोलते हैं। ये नौकर यहाँ जॉब से रिलेटेड है, एम्प्लॉय से रिलेटेड है, ठीक है, ये नौकर की बात करें अगर। क्या कह रहे हो? हम्म हम्म हम्म। नहीं, उसके उसका बेटा आईएलपी इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है उससे, वही आप कह रहे हो ना। तो वो अलग क्या हो गया, यही कह रहे हो क्यों अलग है, उसमें क्यों डिस्क्रिमिनेशन है, राइट? देखो इसमें बहुत सारी चीजें, देखो वो इसलिए नहीं लेना पड़ता आपको कि आप आपसे वहां से अलग सिटीजन आपको माना जा रहा है, नो, आपकी सिक्योरिटी पर्पस से आपको ये परमिट दिया जा रहा है। क्योंकि देखो आप ट्राइबल के बीच में घुस रहे हैं, ट्राइबल्स के बीच में। ट्राइबल्स कहाँ रहते हैं? जंगलों में। कुछ लोग आ चुके हैं, कुछ अभी भी जंगलों में हैं। कुछ वैसे उनकी मेंटेलिटी हो सकती है वैसे, क्योंकि हमारी जो चीजें हैं, हमारी जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं, वो सही से वहां पर अप्लाई नहीं हो पाते हैं। अप्लाई नहीं होते तो जो हम और हम उनके साथ उतने घुल मिल नहीं पाते, हम एक दूसरे को उतना एक दूसरे से के साथ हम रिलेशन नहीं बना पाते। तो वो कहीं ना कहीं वो अपने आप को डिस्क्रिमिनेट फील करते हैं कि दिस इज नॉट आवर कंट्री। या फिर उनके पास जाते हैं तो उनको लगता है कि हमारे मतलब एक जो गौर कुछ ऐसा होता तो वो अपना फील नहीं कर पाते आपसे। तो मे भी उनका एक ग्रुप है, अपनी एक लाइफ है, उनकी अपनी एक ट्राइबल्स की एक अपनी लाइफ होता है, ट्राइबल्स का एक अपना कल्चर होता है। उसमें अगर इंटरफेयर करेंगे तो मे बी आपको किसी तरीके का हार्म पहुंच जाए, कुछ ऐसा कर दें पर्सनली, तो उससे वहां की सिक्योरिटी, वहां की फोर्स पुलिस आपको हेल्प करेगी बचाने में। ठीक है। ऐसा नहीं कि आपके लिए तकलीफ है, आपके लिए तकलीफ नहीं है, आपको घूमने टहलने से मना नहीं है, आपकी सुरक्षा के लिए बनाया जाता है इन अलाइन परमिट, कि आपको हार्म ना हो। हाँ, क्या करो? हम्म। नहीं वैसे देखो जा सभी जगह सकता है कोई भी, लेकिन उसके लिए देखो अब रिलीजन एक पर्सनल हो गया आपका, है ना। अब जैसे मैं हूँ हिंदू हूँ, मैं अगर अपनी इच्छा से जा सकता हूँ जाऊंगा, लेकिन सामने वाला धर्म गुरु जो है वो दूसरा है, अगर वो कहता है कि हमारे इस रिलीजन की इस टेम्पल में, इस मस्जिद में, इस चर्च में आपकी एंट्री नहीं हो सकती, आपसे भेदभाव नहीं बट मेरे यहाँ एंट्री नहीं है,
क्योंकि ये थोड़ा रिलीजियस है और हमारी चीजें रिचुअल अलग होते हैं, शायद मे भी चीजों को आपको पसंद ना आए, हमें पसंद ना आए चीजें आपकी, या आप हमारे अकॉर्डिंग आप दूसरी तरीके से खड़े हो, अपमान होगा हमारे गॉड का जो हम रिलीजियस मान रहे हैं। तो इसलिए उसमें प्रोहिबिशन हो जाता है कई बार कि प्रोहिबिट होता है, आप नहीं जाओ, निषेध कर देते हैं आपका जाना। क्यों? रीजन है उसके पीछे ना। अब सपोज करो कि मैं हाथ जोड़ के पूजा करता हूँ, ठीक है, दूसरा चर्च में आता है वो जूते पहन के आ रहा है, अब वो मंदिर में जूता पहन के आएगा तो हमें बुरा लग जाएगा, होगा कि नहीं? बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो मुझे अगर हर्ट हो रहा है कि मेरे भगवान की वजह से, तो इससे अच्छा है कि सर आप अगर फॉलो कर सकते हो तो आ जाओ। आजकल के डेट में नहीं रहा है ऐसा कि कोई कहीं नहीं जा सकता, जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा कुछ पहले वो रहा होगा, चीजें ऐसी थी, ये कुछ ऐसा है आज भी कहीं हो सकता है, तो मे बी उसके पीछे बहुत सारे लॉजिक रीजंस हैं उसके अपने, कि रिचुअल्स, क्योंकि रीजन रिलीजन की बात है ना, रिलीजन को मैं अपने धर्म में बेटर, मेरा धर्म गुरु मेरे से बेटर, हम दूसरे धर्म के धर्म से ज्यादा बेटर जानता होगा वो। और अपने हर धर्म को अपनी चीजों को लेकर, अपनी चीजों को बढ़ाना, अपनी चीजों को बताना, एक्सप्लोर करना उसका राइट है, ठीक है। लेकिन जबरदस्ती नहीं कर सकता कोई। जैसे धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता, कोई मना नहीं कर सकता है। अगर जैसे कि मैं अब मस्जिद में जाऊं, मजार में, तो मेरे धर्म के लोग रोके मुझे नहीं रोक सकते, वो मेरी इच्छा है। वो रोक सकता है क्योंकि मैं अभी उसका धर्म अपनाया नहीं है। लेकिन मेरे धर्म के लोग या और किसी धर्म के लोग मुझे रोके तो वो गलत है, ठीक है। वो मेरी एक अपनी इच्छा है, सो मैं जा सकता हूँ, तो ये एक आ जाता है इसमें। तो वो भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं मानते उसको, ठीक है। अब जैसे आपका घर है, आपका पूजा वाला मंदिर है, तो आप कहोगे कि इसे प्लीज जब मैं पूजा करूं इस पे नहीं आना। अब मैं बुरा मान जाऊं उसमें तो गलत बात है ना, क्योंकि वो आपका प्लेस है, आप उसके लिए मालिक हो, आप उसको जानते हो कि आप कैसे रखना चाहते हो, आपके सेंटिमेंट्स उसके साथ जुड़े हुए हैं, आपके रिलीजन के साथ, आपके धार्मिक टेम्पल के साथ, जो भी है आपका, ठीक है। सो पर्टिकुलर पर्सन, पर्सनल लाइफ हो गई, तो इसलिए ये क्लॉज नंबर 2 पे दिया है ऐसा। समझ आ गया यहाँ तक क्लॉज नंबर 2? ओके, गेट इट। अब क्लॉज नंबर 3 पे चलते। क्लॉज नंबर 3 4 की अगर बात करें तो इसमें परसिमेबल, ये आप इसमें देखेंगे परमिसिबल एक्सेप्शंस की बात है। सेकंड का परमिसिबल एक्सेप्शंस, ये 3 पे जाएगा, मतलब 3 4 इसमें दोनों बताऊंगा मैं, ठीक है। डोंट, नहीं नहीं, ये तो दूसरा पॉइंट दिया ना मैंने उसमें, जैसे इसमें यहाँ पर ये दिया प्रोविजन पार्ट 1। अब पार्ट 1 में ये दो क्लॉजेस आ गए, प्रोविजन के अंदर दो क्लॉजेस, ठीक है। ये पार्ट 2 इसके अंदर 4 एंड वो 3 एंड 4 को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम 3 को करते हैं, ओके। नंबर 1 3, क्लॉज नंबर 3, व्हाट सेज क्लॉज नंबर 3? स्पेशल प्रोविजंस फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन, इसमें दिया गया स्पेशल प्रोविजन। स्पेशल प्रोविजन क्यों दिया गया है जानते हो? स्पेशल प्रोविजन है क्योंकि इन्हें समाज में किसी तरीके का दिक्कत न उठाना पड़े, क्योंकि हमारे यहाँ कैसा सिस्टम था, पैट्रियटिक था, राइट। ये एक मामला, सबसे बड़ा मामला है। इसके साथ साथ और भी चीजें इसमें हम जोड़ सकते हैं, केवल इतनी सी नहीं है बात की सिर्फ। मैं आप देख लो, इसके लिए तो हमारे यहाँ सोशल जस्टिस या चाइल्ड डेवलपमेंट, वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट भी है कि नहीं? तो वो भी इसी से दिखते हैं, वो भी इसी से आता है कि हाँ, इसमें हमें कई चीज़ों को लेकर आते हैं। कई बार आप देख लो, पहले बच्चा पेट में आया, हमने अल्ट्रासाउंड कराया, पता लगा, उसको मार दिया बच्चे के लिए। बच्चे का हम ध्यान नहीं दे रहे, औरत का ध्यान नहीं दे रहे, बच्चा मरा, बच्चा और जच्चा दोनों, माँ और बेटे दोनों का उसमें डेथ हो गई, कुछ ऐसा हो गया। कैसे चलेगा काम भाई? कैसे चीजें होंगी, बनेगी उसमें? नहीं बन पाएंगे, नहीं चीजें हो पाएंगी, गड़बड़ हो जाएगा सारा का सारा, है कि नहीं मामला?
सेम चीज यहाँ पर भी है। तो क्लॉज नंबर जो 3 कहता है, क्लॉज नंबर 3 इस चीज को बताता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल shall prevent the state from making any special provision for women and children। ठीक है। समझ। हाँ। तो ये है, इसमें इस पॉइंट को भी देख सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, और वैसे भी हम इसको डिस्कस कर सकते हो, लिख सकते हैं इनके पास स्पेशल प्रोविजन है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज दिया गया है, खास करके इसमें इम्पावर करता है कि इसके लिए स्पेशल प्रोविजन क्रिएट किया जाए। आर्टिकल 15 का क्लॉज नंबर 3 इम्पावर करता है किसी भी स्टेट को टू क्रिएट स्पेशल प्रोविजन फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन, कि इसके लिए और इसके डिस्क्रिमिनेशन से इसे अलग रखा जाए, थोड़ा सा कंसीडर किया जाए। इसे डिस्क्रिमिनेशन ना मत माना जाए कि डिस्क्रिमिनेशन है, कि मेल को अलग, किसी को, क्योंकि बच्चे में चिल्ड्रन लिखा है, उसमें तो मेल फीमेल नहीं है ना अलग, उसमें तो सारा सेम है। अब वीमेन का इसलिए कि पैट्रियटिक तरीके से उसको कहीं ना कहीं वो सही से जस्टिस नहीं मिल पाता, इसलिए। ठीक है। इसी से मात्रा तो ये सब चीजें दिखाई जाती हैं, की जाती हैं। सो आप इसमें स्पेशल प्रोविजन फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन दैट इज गिवन इन क्लॉज 3। एंड क्लॉज नंबर 4 में दिया हुआ है मेजर्स ऑफ, मेजर्स फॉर, सॉरी, मेजर्स for the advancement of socially and educationally, ध्यान से समझना इस पार्ट को, मेजर्स ऑफ एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, बैकवर्ड क्लासेस इंक्लूडिंग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है। ये 4 में क्लॉज में दिया गया, इस चीज को दिमाग में रखना है। समझ आया? इसके बाद अगर नहीं समझ आया तो इसको और पॉइंट में हम समझ सकते हैं, इसको और जोड़ लो थोड़ा सा, इसको क्लॉज नंबर 4 को ना आर्टिकल 1929 से भी जोड़ सकते हैं थोड़ा सा, ये भी है तो ये है ही हमारा एजुकेशनल, इसमें ये इसकी 2-3 चीजें इसमें बताएगा आपको, ये चीजें और भी करेगा। इसमें कहता है ये नथिंग इन दिस आर्टिकल आर इन क्लॉज 2 आर्ट 2 ऑफ आर्टिकल 29, आर्टिकल 29 का जो क्लॉज नंबर 2 है, shall prevent the state from making any special provision for advancement of any socially and educationally backward classes of citizen are for scheduled caste और ट्राई scheduled tribes। ऑलरेडी ये हमारा किसमें दिया है बेटा, ये आर्टिकल 29 क्लॉज नंबर 2 पर प्रिवेंट करने की बात कही गई है, उसमें ये मेजरमेंट के नाम पर यहाँ डाल दिया गया। ठीक है। ये चीज इसमें दिखाई गई, इसका मतलब है मेजर्स फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड इंक्लूडिंग एससी एसटी, ये है। इसी को हम दूसरी तरीके से देख ले तो मेजर तो है, मेजर फॉर द एडवांसमेंट ऑफ, कैसे मेजर कर रहे हैं, तो आर्टिकल 29 clause number 2 shall prevent the state from making any special provision for advancement of any socially and educationally backward classes। हाँ, हाँ, ठीक है, शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब्स। हाँ, ठीक है। ये क्लॉज नंबर 4 में है। सभी को आ रहा है ना समझ? आप लोगों को भी? क्या आपको बेटा? हाँ, नहीं आया ना तो बता देना है, संकोच बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि एक संस्कृत में है श्लोक, संकोचम परम दुखम, है ना, मतलब शुद्ध संस्कृत नहीं है लेकिन है ये, ऐसा है। एक पढ़ाई में और एक खाने में, दो चीजों में संकोच नहीं करना चाहिए कभी भी।
चलो खैर, थर्ड पॉइंट के डिस्कस करते हैं, इकोनॉमिक रिजर्वेशन। इकोनॉमिक रिजर्वेशन इकोनॉमिक रिजर्वेशन का एक हमारा अभी बहुत टाइम पहले ईडब्ल्यूएस आया था, है ना, 10% का क्लॉज लेकर। ईडब्ल्यूएस पहले नहीं था जनरल कैटेगरी के लिए कोई, लेकिन यहाँ पर दिया गया था। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जानते हो ना, 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था क्लॉज नंबर 6। इसी में पहले क्लॉज नंबर 6 इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। 103 अमेंडमेंट के साथ इसे क्लॉज नंबर 6 इसमें 15 में ऐड किया गया था, याद रखना। लेकिन अगर हम 5 की बात करें तो 5 समझ लो एक बार, फिर हम इसमें चले जाएंगे 6 में। ध्यान से समझना, कई बार ऐसा होता है इकोनॉमिकल रिजर्वेशन के तहत आप 6 पढ़ लो, बाकी चीजें कह दो कि सर बाकी कहाँ गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो वो मैं आपको थोड़ा सा आपको इसमें समझा देता हूँ, समझ लो। 5 नंबर क्या कहता है, नथिंग इन दिस आर्टिकल आर सब क्लॉज जी ऑफ क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 के क्लॉज नंबर 1 के सब क्लॉज जी पर दिया गया है कि shall prevent the state from making any special provision by law for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the scheduled caste or scheduled tribes in so far as such special provision relate to their admission to educational institution including private educational institution, whether aided or unaided by the state other than the minority educational institution referred to in clause first of article 30। ये कहता है, मतलब अगर हम इसको और डिटेल में समझें, इस चीज को समझने का आप कोशिश करो, ये क्या कहता है, मतलब आर्टिकल 4 से मिलता इसमें, सॉरी आर्टिकल कह रहा हूँ, क्लॉज नंबर 4 से मिलता जुलता है पूरा का पूरा, ठीक है। सो इसको हमें क्या समझना होता है, किस चीज से हमें इसको और डिटेल में समझने के लिए इसे और तोड़ देते हैं, और इसलिए मैं जोड़ रहा हूँ कि आपको ये मालूम हो कि इसके साथ कौन कौन से आर्टिकल साथ में काम करते हैं। केवल एक आर्टिकल नहीं कि आप ये सोच लो आर्टिकल सर 15 का क्लॉज नंबर 5 ऐसा ऐसा दिया है, नहीं, उसके साथ और भी आर्टिकल जुड़ रहे हैं, जैसे अभी आर्टिकल 29 उसमें जुड़ा, इसमें ये, मतलब इसमें ये सिंपल सी बात है कि इन दिस आर्टिकल, आर्टिकल 19 क्लॉज नंबर 1 सब क्लॉज जी के अंदर कोई भी ऐसा स्टेट किसी भी सोशली एंड एजुकेशनली रूप से जो पिछड़े वर्ग है कोई भी हो, और वो शेड्यूल हो या फिर वो शेड्यूल ट्राइब हो, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, उत्थान के लिए भी द्वारा कोई भी ऐसा प्रावधान करने से नहीं रोकेगा। सिंपल सी बात ये इसमें कहा गया। डिस्क्रिमिनेशन की बात वहां पर नहीं लगेगी, ये नहीं कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वो डिस्क्रिमिनेशन वहां नहीं रखा जाएगा, इस चीज को ये दिखाता है। समझ आ रहा है ना आपको, ठीक है। अब वो चाहे प्राइवेट हो और चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल, कोई भी होगा, अगर प्राइवेट स्कूल भी आपको रिजर्वेशन कुछ दे रहा है तो वहां पर भी आप नहीं रोक सकते उसको, ठीक है। इसीलिए प्राइवेट कॉलेजेस में भी स्कॉलर मिलती है, प्राइवेट कॉलेजेस में भी एससी एसटी को फ्री एडमिशन होता है, मालूम है ना आपको। तो इसलिए इस चीज को साथ ही साथ इसमें यह कहा गया है कि आर्टिकल 30 क्लॉज नंबर 1 में माइनॉरिटी को भी इसमें उनको छोड़ दिया जाए, उनको छोड़कर माइनॉरिटी को इस तरीके से नहीं किया गया। तो कह रहा है कि आर्टिकल 31 में ये चीज है कि माइनॉरिटी को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिफर्ड इन दिस क्लॉज कि अदर देन कि उसको एजुकेशनल में वैसा छूट नहीं मिलेगा जैसे एससी एसटी को मिलता है, ठीक है। स्कॉलर मिलेगा उससे एज ए, समझ आया, गेट इट, पक्का ना। हाँ बोलो। खंड का नहीं, इसका खंड का नहीं, क्लॉज 1 यानी आर्टिकल का खंड का सब खंड जी में जो भी आएगा हिंदी में अब क्या कहेंगे उसको, तो मतलब ये है कि एक कैपिटल ए रख लो और उसके वो या 1 रख, क्लॉज 1 है उसका,
ठीक है, और उसके अंदर भी क्लॉज नंबर जी के अंदर ये दिया हुआ। ठीक है, सब क्लॉज, उपखंड इसे बोलते हैं, उपखंड जी है। ठीक है, समझ आया यहाँ पर? और इसके बाद कुछ हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पढ़ेंगे, लेकिन अभी क्लॉज नंबर 6 भी पढ़ लेते हैं इकोनॉमिक रिजर्वेशन के थ्रू, ये भी चीजें यहाँ पर देख लेते हैं। इकोनॉमिक रिजर्वेशन में चलो पहले तो सोशली एजुकेशनली हमने किया सभी का, अभी तक वही पढ़ रहे थे। ये जो 103rd अमेंडमेंट हुआ ना, अमेंडमेंट, ध्यान से समझना, इसमें हमने इंट्रोड्यूस किया, क्या चीज इंट्रोड्यूस किया गया, इंट्रोड्यूस्ड क्लॉज नंबर 6। ठीक है, क्लॉज नंबर 6 इंट्रोड्यूस किया गया, enabling special provisions for economically weaker sections, EW। क्या जी है? हाँ, 10, यही इसमें जोड़ा गया है। ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इसमें जोड़ा गया, स्पेशल प्रोविजन लाया गया इसमें, EWS, और उसको इसमें जोड़ा गया। इसमें क्या है, एजुकेशनल एम्प्लॉयमेंट रिजर्विंग 10%, अप टू 10%, नॉट ओनली 10%, अप टू 10%, याद रखना है इसमें, डायरेक्ट 10% नहीं, कम भी हो सकता है इससे, मैक्सिमम 10% तक जगह जाएगा। ठीक है, पब्लिक जॉब में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, दोनों जगह। वो उसका देखो, वो थोड़ा सा ना गड़बड़ था उसमें, उसमें एक चीज नहीं लगी, पहले दो तीन चीजें उसने उसने क्या किया, पहला कि आप हैंडीकैप्ड का लगाए हुए हो, ठीक है, और जब आपको मेडिकल के लिए बुलाया गया, क्योंकि आप अगर हैंडीकैप लगा के रखा है आपने, तो मेडिकल आपकी जांच होगी ट्रेनिंग से पहले। ठीक है, आप उसमें नहीं गए, नंबर वन, जो पूजा खेड़कर की बात कर रहे हो। नंबर टू, कि नंबर टू ये थी, वो उसने कहा कि मैं ओबीसी में आती हूँ। ठीक है, ओबीसी में आप ओबीसी रिजर्वेशन अगर चाहते हो तो आपको नन क्रीमी लेयर में आना पड़ेगा। किस में आना पड़ेगा, नन क्रीमी लेयर में। अगर क्रीमी लेयर में आते हो तो आपका इसका रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, आप एज अ जनरल काउंट किए जाओगे, राइट। तो इसने बोला कि हमारे मेरे फादर की मेरी मदर सेपरेट रहते, इतनी इनकम है, जैसा भी बनवाया कर, लेकिन वहां पर दोनों की अलग अलग भी इतनी इनकम है कि वो क्रीमी लेयर से ऊपर आ रहे हैं। पापा उसके बिल्डर थे, अरबों खरबों का उनका वो है, गाड़ी ही 2-2 करोड़ की, 3-3 करोड़ की चलाती चलाती थी, माँ के अलग बिजनेसेस है। तो दोनों में वो क्रीमी लेयर है, चाहे सेपरेट फैमिली देख लो, सिंगल पेरेंट्स में, अच्छा है ज्वाइंट पेरेंट्स में बात कर लो, तो दोनों से तो वो हट गई ना। तो इस वजह से इसके ऊपर केस लगाया। ठीक है, तो ये आर्टिकल्स, ये क्लॉज नंबर 6 या आ गया समझ। सीट्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सीट में, पब्लिक जॉब में आपको 10% तक, आईएएस की भी नौकरी, यूपीएससी भी करते हो तो 10% तक का रिजर्वेशन मिल सकता है गवर्नमेंट जॉब में कहीं पर भी। और आपको इंस्टीट्यूशन में, आपको जब एग्जाम होगा, फीस में, सभी जगह 10% का मिल सकता है। अब इसमें से ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 15 के कैसे कैसे अमेंडमेंट हुए हैं, क्या क्या चीजें हुई हैं, उन चीजों को भी हमें थोड़ा सा डिस्कस करना बहुत जरूरी है। मैं सोचता हूँ एक दिन में 2-3 आर्टिकल में पढ़ा दूंगा, जल्दी जल्दी निकालूंगा, लेकिन जब पढ़ाना शुरू करो तो पता लगा एक ही आर्टिकल 1 घंटा निकल जाता है। लेकिन बस ये है कि समझ आ जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, ये शुरुआती दौर है कि दोबारा पढ़ने की आपको। क्या कह रहे हो? हाँ, मैं आपको बता दूं, मैं पहले कभी भी ना क्लास में कॉन्सेप्ट ये पॉलिटी वॉलिटी नहीं पढ़ाता था, सिर्फ मेंटोरशिप में पढ़ाता था। फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ, मुझे लगता नहीं था कि मेरा पढ़ाया हुआ क्वालिटी इतना अच्छा लगे, किसी को ठीक लगेगा, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ठीक लग रहा है, समझ आ रहा है, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंस से मेरा था। लेकिन ये है कि मैं थोड़ा सा, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ अगर करूँगा तो थोड़ा सा टाइम वो बहुत लेती है, तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसा ना हो कि फटाफट के चक्कर में गड़बड़ हो जाए। नंबर वन, देखो आर्टिकल 15 में, फर्स्ट
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसमें क्या हुआ, जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ उसमें पहला जो हम देखा जाए तो इंट्रोडक्शन ऑफ द आर्टिकल 4 का, आर्टिकल 15 की क्लॉज नंबर 4 का इसमें किया गया था। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 15 में देखा जाए तो अमेंडमेंट के साथ कौन सा क्लॉज जोड़ा गया था, क्लॉज नंबर 4। ठीक है, क्लॉज 4 इसमें अमेंडमेंट किया गया था। समझ आ रहा है? पहला वो हो गया, वो तो मैंने बता दिया ना, ये यहाँ पर 103rd अमेंडमेंट हुआ, क्लॉज नंबर 6 इंट्रोड्यूस किया गया इसमें 10 अमेंडमेंट के थ्रू। और करने के बाद इसमें AWS को इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में रखा गया। 10% अप टू 10% तक उसे रिजर्वेशन मिल सकता है किसी भी प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। ठीक है, दे सकते हैं वो। ये इसमें अब ये एक क्या करो, वो ये है कि हमारे आर्टिकल 15 के अंदर पहला अमेंडमेंट आया किस क्लॉज में, कैसे शुरू हुआ अमेंडमेंट, वो बता रहा हूँ। हाँ, ऐसा नहीं अमेंडमेंट अलग चीज। अब 15 में तो पहले तो सारे हमारे बन ही चुके थे क्लॉजेस, तो अब ये है कि क्लॉजेस कब इंट्रोड्यूस हुआ, कब इसका अमेंडमेंट स्टार्ट हुआ, ये मेरा कहने का मतलब यहाँ पर है। समझ आया ये यहाँ से? सभी ज्वाइन कर लो जल्दी। हाँ चलो, समझ आया ना यहाँ तक? यस और नो? यस। फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया, अमेंडमेंट करके से जोड़ा गया था पहला क्लॉज, ये ऐसा पहला क्लॉज है जिसे अमेंडमेंट के साथ जोड़ा गया। ठीक है, अदरवाइज इसके पहले जो क्लॉज थे, जो 1 2 3, वो पहले से ऑलरेडी जुड़े हुए थे, अमेंडमेंट की जरूरत नहीं पड़ी थी। ठीक है, तो ये है, ये पहला इंट्रोड्यूस किया गया क्लॉज नंबर 4 अमेंडमेंट के साथ। और क्लॉज नंबर 4 को आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, समझ आया? हम्म। क्यों ऐसा किया गया, कॉन्टेक्स्ट इसका क्या था? प्रोहिबिशन डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशनल, आर्टिकल 29 के क्लॉज नंबर 2 पे दिया है, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने उसमें बताया, पढ़ाया है। एडमिशन बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स आर प्लेस ऑफ बर्थ, ये चीजें आ गई। एक इसमें केस पढ़ लेना, पहले आया था 14 आर्टिकल 15 के लेकर, एक चंपाकम, चंपाकम लिख लो, इसमें लिख ही लो, चंपाकम दुरई राजन केस 1951। ये हाईलाइट किया गया था, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज एंड फंडामेंटल राइट्स, पर्टिकुलरली आर्टिकल 14 और 15 को लेकर। ठीक है, उसमें से ये इसने इस केस से ये मालूम चला कि हमारी क्या चीजें, कैसे हमारा इस पर्टिकुलर 2 चीजों पे हाईलाइट किया कि अफर्मेटिव एक्शन अबाउट द पॉलिसीज, कि पॉलिसीज के थ्रू किसी के डिस्क्रिमिनेशन की बात या कोई ऐसा मामला आया डिस्क्रिमिनेशन से लेकर और इक्वालिटी को लेकर, तो वो इस मामले से शुरुआत हुई थी, मतलब 1951 में ही इसमें पहला केस दर्ज किया गया था। इससे मालूम चला कि हमें इसके लिए जरूरत है कि हमें क्लॉजेस जोड़ना चाहिए, और इकोनॉमिकली, सोशली, एजुकेशनली, खास करके सोशली और एजुकेशनली डिस्क्रिमिनेशन उसे नहीं माना जाएगा। ठीक है, और सही से उनको, क्योंकि उन्हें हमें ऊपर लाना है, स्टेटस उसका ऊंचा करना है। समझ आया? ये है, इसमें चैलेंजेस भी हैं इस प्रोविजन में, इसमें ऐसा नहीं। आर्टिकल 16 कहता है, देखो एक चीज, आर्टिकल 16 क्या कहता है, अब देखो कैसे कंट्राडिक्ट कैसे करता है चीजों को लेकर, कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आर्टिकल 16 46 क्या कहता है, ध्यान समझ, आर्टिकल 46,
Article 46, which promotes the educational and economical interests of SC, ST, and other weaker section, was viewed as a contradictory of Article 4, 14 and 15. है कि नहीं? है कि नहीं? यस और नो? कैसे? जिसे हम क्या कहते हैं, हम एक तरफ कहते हैं कि सब इक्वल है, जैसे आपने अभी डिस्कस किया, आपने अरुणाचल वाला एक मामला दे दिया, ठीक है। और आर्टिकल 46 सिर्फ और सिर्फ उसने SC, ST को और वीकर सेक्शन को ही प्रमोट कर रहा है एजुकेशन में, बाकी को क्यों नहीं कर रहा? है ना? तो वही EWS हो गया वीकर सेक्शन में, और प्लस इसको कर रहा है, इससे बाकी को क्यों नहीं कर सकता है? एजुकेशन को तो पूरा का प्रमोट करना चाहिए, कहीं ना कहीं कंट्राडिक्ट है। और उधर आर्टिकल 14-15 कहता है कि यार इक्वालिटी बराबर है, अपॉर्चुनिटी सबके लिए सेम है। तो ये चीजें हैं थोड़ा सा, तो ये मेन मतलब होता है जब ऐसी चीजें आती, मतलब ये हमारा है समाज में इक्वालिटी लाने के लिए डिस्क्रिमिनेशन दिख रहा है नहीं वो? अगर कोई भाई कमजोर है तो उसको ऊपर तो लाया जा सकता है ना, उसके लिए तो फादर भी सपोर्ट करते हैं, उसके लिए मदर भी सपोर्ट करती है कि भाई कमजोर है, इसका सपोर्ट करते रहना, ठीक है, बाकी तो कमा ही रहे हैं ठीक से, उस टाइप से। हम्म, दोनों का मिक्सर है, ठीक है। रेजोल्यूशन इसमें लाया गया, रेजोल्यूशन कैसे? कन्फ्लिक्ट वाज रिजॉल्व बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसके थ्रू क्लॉज नंबर 4 में इसमें रेजोल्यूशन लाया गया कि इसमें प्रोविजन ही बना दो। उन्होंने कहा ऐसा करो, चैलेंजेस ये आ रहे हैं, ऐसा करो, एक प्रोविजन बना दो, काम खत्म। इसलिए क्लॉज नंबर 4 इंट्रोड्यूस किया गया था इसमें। समझ आया? हाँ, संशोधन करके। राइट, 15 के क्लॉज नंबर 4 के लिए। फिर 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, एक्ट 2005 के साथ। इसमें आर्टिकल 15 का क्लॉज नंबर 5 इंट्रोड्यूस किया गया, जोड़ा गया इसमें, ठीक है। आर्टिकल 610 थर्ड अमेंडमेंट में जोड़ दिया गया, वो क्लॉज नंबर 6 आर्टिकल 15 का। समझ आया? बीच बीच में और भी अमेंडमेंट होते हैं ना, लाइन से अमेंडमेंट नहीं होते कि इसी में अमेंडमेंट, अमेंडमेंट तो बहुत होते हैं ना, हर आर्टिकल में, हर एक पार्ट में क्या क्या हुआ बीच बीच में, तो वो अमेंडमेंट जुड़ रहे हैं। 93 में गया, फिर 103 अमेंडमेंट, ये 2019 में, ये 2019 या 2020 में आसपास आया है, 19 में आया, सॉरी, है ना। हम्म, आज़ादी के वो जो रिपब्लिक डे जब कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया गया उसके तुरंत ही बाद हो गया आगे, ठीक है। ये चीज़ इसमें आ गई। समझ आ गया यहाँ तक सभी को? कोई दिक्कत? चलो, और ये जो एजुकेशनल एम्पावरमेंट के 103 की 2019 ही है, अगर देखोगे शायद 2019 ही है, मुझे याद है अच्छे से, ठीक है। चलो, अब आते हैं हम आर्टिकल 16 में। आर्टिकल 16 क्या कहता है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये तो हमने यहाँ तक कर लिया है, अब इसको हम करेंगे कल, लेकिन अब भी कोई जाएगा नहीं। जिसका क्वेश्चन नंबर 13 है वो मुझे वो आर्टिकल नंबर 13 का जो मैं क्वेश्चन दिया था ये मुझे बोलेगा, अब मैं उसका आंसर फ्रेम करके बताऊंगा कैसे लिखना है, ठीक है। हाँ, तो उसमें हमें टाइम लगेगा, चीजें बताओ, उसको भी कर लेते। ध्यान से बता, रुकना। आर्टिकल 13 इज द बैकबोन ऑफ जुडिशियल
हम्म। रिव्यू। हम्म। एग्जामिन द स्टेटमेंट लाइट ऑफ ना, इन लाइट। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, ठीक है। देखो, सबसे, हाँ जी, इसमें ये है कि ये आर्टिकल 13 जो है जुडिशियल यानी कोर्ट के हिसाब से जजमेंट के, जुडिशियल का मतलब न्यायिक तरीके से, ये न्यायिक न्यायिक रिव्यू का, न्यायिक जांच का ये एक बैकबोन है इसकी। वो कीजिए एग्जामिन, मतलब उसके बारे में समझाइए कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के उस पर प्रकाश डालिए, इसके कथन पर कैसे ये जुडिशियल इंटरप्रिटेशन इसका क्या है, यानी न्यायिक इसका व्याख्या क्या करता है, ठीक है, वैसे टाइप से। समझ आ गया? अब इसमें बेटा सबसे पहला देखो, आपको जब ना पहले एक पॉइंट मैंने कहा, हमेशा कहा कि इसको हाईलाइट करना, क्या कहा, आर्टिकल 13 इज अ बैकबोन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, पहले तो यहीं डाल दो, यहीं से। यहां पर पहले लिखना है, इंट्रोडक्शन में ही सीधा लिखोगे, आर्टिकल 13 इज द बैकबोन ऑफ, सेम लिखना है थोड़ा सा, बैकबोन ऑफ जुडिशियल रिव्यू बिकॉज आर्टिकल 13 क्या करता है, गिव्स या एम्पावर्स, सीधा लिख दो, एम्पावर्स कोर्ट टू इनवैलिडेट लॉ दैट वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, एंड इंश्योरिंग द सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपल सी चीज है, एक लाइन में लिखा, यहां से समझ आ गया कि इसके पास पावर पहुंच गई, ठीक है। नंबर वन ये चीज आ गई। इसके बाद इसकी इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन एक चीज इसमें, ये इंटरप्रिटेशन की बात कर रहा है यहां पर। अब इंटरप्रिटेशन मैंने आपको बताया था लॉ, बताया था लॉ के बारे में, इसमें एक पॉइंट लिखा था ना लॉ, लॉ वर्ड, एक फोर्स लॉ बताया था मैंने, उन दोनों, वही तो ये पूछना चाह रहा है प्रोविजन में, यहाँ इंटरप्रिटेशन में। आप उसके बारे में लिखो उस चीज को लेकर कि बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उन चीजों को आप लिखो, लॉ के बारे में लिखो, और फोर्स ऑफ लॉ लिखो। वही तो ये पूछना चाह रहा है, तभी तो ये बताओगे ना कि इसका प्रोविजन क्या है, इसमें जुडिशियल इंटरप्रिटेशन क्या कहता है आपको। क्योंकि वो डायरेक्टली वो इसी में पूछ लिया ना उसने, ये चीज सोचो ना, वो अलग से नहीं पूछ रहा, वो उसी में इंटरप्रिटेशन, उसे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के हिसाब से पूछ रहा है ना, तो आप अलग से नहीं जाओगे। अब खास करके आर्टिकल 13 कहता ही सिर्फ लॉ के बारे में है, तो लॉ को डिफाइन कर दो, किस किस टाइप से लॉ हमारे यहाँ लागू होते हैं, क्या क्या वो अपनी उसकी प्रोविजंस है, कैसे कैसे लीगल हो सकता है, कैसे लीगल हो सकता है, क्या चीजें स्टेट कर सकती, क्या नहीं कर सकती, क्या फंडामेंटल राइट में हमें पावर है, कैसे एम्पावर करता है कोर्ट को, यही तो बताना है इसमें सारा। हम्म। जा सकता है, इसीलिए तो कोर्ट को पावर है, ठीक है। अब कोई भी लॉ बनता है तो जुडिशियल रिव्यू, उस जुडिशरी रिव्यू कर सकती है उसमें, ठीक है। कोई भी लॉ बनेगा अगर वो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, कुछ ऐसा है, तो जुडिशियल रिव्यू तुरंत हो जाएगा उस पे, लॉ ऐसा कोई बन ही नहीं सकता। समझ आ रहा है? तो यही तो उसमें बताना था, मैंने इतनी चीजें लिखाई हैं, अगर ध्यान से देखो तो चीजें आपको वहीं पर आंसर सारा दिया है, आप तो कर लोगे।
देखो प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन तो वो तो बताया ना कि कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर कमेंडमेंट, बाद में कमेंसमेंट, अब बाद में कमेंसमेंट की, वो तो ऑलरेडी हमने इसके बारे में डिस्कस किया, वही तो बात है मेन। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है? इंटरप्रिटेशन तो यही हुई ना, कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये इंटरप्रिटेशन क्या चीज़ है? इंटरप्रिटेशन तो यही बताता है ना कि कैसे क्या आप काम काम करें, फिर कॉन्स्टिट्यूशन कैसे काम करता है, क्या डिक्लेयर करता है, क्या वॉइड है, क्या अनवॉइड है। और इसके बारे में कुछ केसेस अगर देना चाहो तो दे सकते हो, कृष्ण भारती केस डाल दो, मिनर्वा केस डाल दो केसेस में, इसके आईसी आईसी गोलकनाथ वाला डाल दो, और आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वो आपको जुडिशियल इंटरप्रेटेट जो इंटरप्रिटेशन हुई है, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन का मतलब उससे रिलेटेड कोई केस, कि क्या ऐसा कभी हुआ है क्या दोबारा से? हाँ हुआ है, कोर्ट जजमेंट है हमारा, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, डाल दो उसको फटाफट यहाँ पर, वही तो मेन आंसर है। ठीक है, ये जुडिशियल इंटरप्रिटेशन का मतलब ही है कि उसके केसेस यहाँ पर दिखाने हैं। ये क्या कोई कोर्ट कभी ऐसा केस लड़ा है कि नहीं, ये केस आया है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट था कि नहीं था, जजमेंट दिखाना है हमें, वो आपका आ जाएगा। फिर आप इसमें बाकी तो आप लिख सकते हो सभी। हाँ, लिख के भेजना भी है आप लोग भी। ठीक है। हम्म, आप भी बेटा करना है आपको भी। तो ये है, और किसी को कुछ डाउट है, पूछना है? हम्म। 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 ओहो हो। नहीं, कैडमियम तो है, इन्वायरमेंटली हार्म है बेटा, ये तो आप इन्वायरमेंट पढ़ते हो ना, तो उसमें ऑलरेडी दिया है इस चीज के बारे में। ठीक, कैडमियम क्या क्या नुकसान पहुंचाता है इस चीज को देखो, कैडमियम में अगर हम बात करें, आप जब कभी इसमें बताया जाता है ना, कभी एक मैं इसमें बता दूं, जब कभी इन्वायरमेंट पढ़ते हो तो दो बुक फॉलो करनी पड़ती है, किसकी? ट्वेल्थ क्लास की, 11th क्लास की और 12th क्लास की, जी बायोलॉजी थोड़ा सा, और थोड़ा सा आपकी कौन सी, केमिस्ट्री। ठीक है, सो कैडमियम में ये हार्मफुल कैसे है, इस चीज को हमें समझना है, कैसे इम्पैक्ट डालता है लाइफ को, कैसे इफेक्ट डालती है, क्या हार्मफुल इफेक्ट है, क्योंकि इसमें किडनी को नुकसान करना, ये काम करता है ये। ठीक है, किडनी को कर देगा, इसके बाद आपके कुछ ऐसे लंग्स हैं वो डैमेज कर देगा, अगर किसी तरीके से वो आपके अंदर जा रहा है, किसी भी तरीके से है। वो क्योंकि देखो कैसे हार्म करेगा, देखो आपने पानी डाला मूर्ति के ऊपर, हमने डाला, जल आ रहा है, हमने जल को पीते हैं, है ना, कि सारा भगवान का आशीर्वाद हमें ही मिल जाए, जल तो हम ऐसे पीते हैं कि सारा आशीर्वाद हम ही लेके जाएंगे सारा का सारा। ठीक है, हमने पी लिया, हमें मालूम नहीं कैडमियम है उसमें। चांदी तो वैसे फायदा करती है आपको, अगर जल से, जल क्यों पिया जाता है, क्योंकि चांदी वांदी सोना चांदी का अगर आप धुला पानी पीते हो ना, तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे रोग दूर होते हैं, और आपकी बॉडी ठीक होती है, एक तरीके से प्योर होती है अंदर। ठीक है, शुद्ध करती है बॉडी को। पहले लोग ऐसा करते थे, बर्तन तांबे के पानी, बर्तन में पानी क्यों पीते तांबा में, जानते हो ना, पेट के लिए फायदा है। ऐसे सोना चांदी में पहले लोग क्यों खाते, चांदी के गिलास में पानी पीने से ठंडक मिलती है, सेहत और गुस्सा कम आता है, क्योंकि ठंडक रहता है, कुछ शरीर में वो तामसीपन नहीं रहता है, थोड़ा सा ऐसा मानते हैं, वो चीज भी है, ऐसे सोने में भी है। ठीक है, तो ऐसे सेम इसमें कैडमियम में क्या है, अब पानी हमने डाला और पानी निकल के आया, और हमने नीचे से पानी उठाया और पी लिया, धुआं हो रहा है, हवन हो रहा है, वो पिघलेगा, कुछ तो हो सकता है पिघलता होगा, कुछ तो कुछ उसका। आप देखो चांदी घिसी जाती, धुली जाती ना रोज, तभी तभी तो चमकता है ना वहां पर। सो वो भी पानी रस निकलेगा, कहीं ना कहीं तो चढ़ेगा, प्रसाद में ही डाल दिया, लगाया प्रसाद, छुलाया और हमने दे दिया, थोड़ा बहुत भी आ गया तो नुकसान तो कराएगा आपके। ठीक है, तो लंग्स डैमेज करेगा,
बोन्स को डैमेज कर सकता है, ट्यूबलर डैमेज कर सकता है, किडनी डैमेज कर, कुछ भी ऐसी चीज, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नुकसान करा, रेस्पिरेशन सिस्टम में बहुत खासा नुकसान करता है। ठीक है। तो ये है बेसिकली कैडमियम का। और किसी को कुछ जानना है? हाँ हाँ, बोलो बोलो। ऐसे ही बोल दो, भेज दो, चलो। ओके, मतलब मैं पढ़ लूँ, तुम नहीं पढ़ो, भेजो, जल्दी भेजो। भेजो भेजो। हैं? हाँ, वो भी करना है अभी, एक सेकंड वो भी कर देता हूँ। ये भी, इसमें क्या बेटा पूछ रहे हो, जल्दी बताओ, इसमें क्या पार्ट बताना है आपको? संविधान के तहत भारतीय संघ के राज्य क्षेत्रों, राज्यों एवं क्षेत्रों को चार भागों में वर्गीकृत किया गया है। भारतीय संघ के राज्यों क्षेत्रों को चार भाग का में वे राज्य थे, जहां ब्रिटिश भारत में गवर्नर शासन था। भाग ख में राज्य विधानमंडल का शाही शासन था। भाग ग ब्रिटिश के मुख्य आयुक्त का शासन था। भाग घ अकेले अंडमान निकोबार द्वीप को रखा गया था। ये उस टाइम के है बेटा जब ब्रिटिश शासन हुआ करता था ना हमारे यहाँ। ठीक है। तो उनको हमने इस हिसाब से बांट के अपने यहाँ राज्य बनाए गए हैं कि कैसे हम राज्यों को ठीक से करेंगे। ठीक है। बाकी देखो, कुछ जैसे कि पहले से, जैसे कि सपोज करो कि आपकी चार दुकानें हैं घर पे। ठीक है। कुछ दुकानें आपकी ऑलरेडी पापा चला रहे थे, बनी बनाई दुकान दे दी, तो उसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। कुछ में हमें बनाना है, लोगों के लिए अलग से डिमांड है कि इसको भाई अगर सही करना है तो उसके लिए हम अलग से दुकान बना के दें। भाई चार बेटे हैं तो चारों को अलग अलग, दो दुकानें तो बनी थी, दो को तो जल्दी जल्दी मिल गई, दो को नहीं मिली। तो उस टाइप से इन्होंने कहा है। तो उस टाइम पे गवर्नर शासन होता था, चीजें होती थी, ये सारी चीजें इसमें आती थी, तो वो इसके लिए बोला गया है इसमें कि इसके तहत जब वो राज्य जहां पर ब्रिटिश भारत में गवर्नर शासन था, गवर्नर शासन भारत के कहाँ था, जैसे कि बंगाल, मद्रास, कोलकाता, बम्बई, है ना, चार गवर्नर शासन थे पहले। इन राज्यों को पहले उठाया गया। ठीक है। ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि भागखा में राज्य विधानमंडल का साथ शाही शासन। राज्य विधानमंडल के मतलब जहाँ चुनाव उनाव कराने लगे साथ में, अशाही शासन भी था, मतलब प्रिंसेस शासन, रजवाड़ा शासन था, जहाँ प्रिंस हुआ करते थे। ठीक है। जैसे हैदराबाद निजाम शाही। ठीक है। ऐसे राज्यों की बात कही गई है। तो यही तो है उसमें। और इसमें क्या है, अंडमान निकोबार को अलग रखा गया था। और ग नंबर ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन हो वहां पर, बस ये मुख्य आयुक्त की बात है। ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, कोई इतनी, बस इन्हें थोड़ा सा आपको हिस्ट्री हिस्ट्री से कनेक्ट करके इसने बताया, और कुछ नहीं। और कुछ? पक्का? चलो, अगर ठीक है, अगर नहीं अब कुछ पूछना है तो ओके। अब चलते हैं हम एंटी डिफेक्शन लॉ पे। ये भी इसका बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्होंने कहा कि बताना है, सो मैंने कहा बताना है तो ये बताना है, इसमें कोई ऐसा है नहीं। ठीक है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ आपने जो पढ़ा होगा, जहां से भी जो चीजें की हैं उसके अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा राज्यसभा, ये सारी चीजों को लेकर एंटी डिफेक्शन लॉ इंडिया में एक्सप्लेन, राज्यसभा डिफेक्शन एंड एंटी डिफेक्शन लॉ इंडिया डिबेट, अगर कुछ ऐसा करें तो सारा कंप्लीट इसमें देख लेते हैं। ठीक है। हमारे यहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ की अगर प्रोविजन एंड इसके क्रिटिसिज्म की बात करें हम इसमें, अभी राघव चड्ढा वाला अगर हम देख लें तो वो उसी से रिलेटेड केस पूछ रहे हो ना, राघव चड्ढा वाला, क्यों? चलो फिर मैं पूरी स्टोरी ही सुना देता हूँ उससे रिलेटेड, कोई बात नहीं। अभी 7 राज्यसभा एमपीज निकले हैं वहां से, ठीक है, पूरी कहानी सुनना। फ्रॉम एमपीज फ्रॉम दी आम आदमी पार्टी, आप पार्टी से निकल के आया है। ठीक है। राघव चड्ढा, हरभजन सिंह, संदीप, ऐसे करके बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में हम क्या ही ज्यादा कहें, सभी को मालूम है।
इसमें 2/3 निकल के आए, यानी 10 मेंबर से 2/3 माने 7 मेंबर्स यहाँ से निकल गए, बाहर आ गए। अब इसमें है कि इनको अभी कपिल सिब्बल का स्टेटमेंट अभी शाम को ही मैं देख रहा था न्यूज में कि वो उन्हें सस्पेंड किया जाएगा वहां से। So this shifted has a significant legal implications. The defecting MPs may face action under the anti-defection law. अब आता है एंटी डिफेक्शन लॉ है क्या चीज, कैसे काम करता है। एंटी डिफेक्शन लॉ इज कंटेन्ड, अगर हम बात करें ये आप अगर शेड्यूल 10th को पढ़ोगे तो एंटी डिफेक्शन लॉ समझ आ जाएगा। इसमें कहो दल बदल कानून, इसे दल बदल है ना, एक दल से दूसरे दल में जाना, इसके लिए बनाया गया था एंटी डिफेक्शन लॉ, कि आपकी सदस्यता खत्म की जाए कि नहीं की जाए, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे में शेड्यूल 10 कहता है ऐसा। तो एंटी डिफेक्शन लॉ 10 में दिया गया है। एडेड बाय 52, ध्यान समझना, 52 या 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 टू कर्ब पॉलिटिकल डिफेक्शन एंड इंश्योर स्टेबिलिटी इन लेजिस्लेचर। ये होता है डिफेक्शन ऑफ लॉ। अब भी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं एंटी डिफेक्शन ऑफ लॉ, कि अभी 52 में 1985 के तहत इसमें कुछ ऐड किए गए टेंस शेड्यूल में, उसमें ये लिखा गया कि कर्व पॉलिटिकल डिफेक्शन एंड इंश्योर स्टेबिलिटी इन लेजिस्लेचर। ठीक है। अब इसमें क्या है कि चलो ठीक है, इसके बाद इसमें एक चेंज और हुआ, बात इतने से बन नहीं रही थी। तो इसमें 91 फर्स्ट अमेंडमेंट 2003, इसके लिए 91st अमेंडमेंट 2003 में यहाँ पर कुछ चेंजेस हुए, इसमें लाए गए, चेंजेस किए गए, इसमें कुछ रूल बनाए गए कि एंटी डिफेक्शन में हम कुछ रूल चेंज कर देते हैं। इसमें ये रूल किया गया, पहला स्ट्राइकर मर्जर मर्जर रूल, सॉरी स्ट्राइकर मर्जर रूल। कैसे आप मर्ज कर सकते हैं, किसी पार्टी में जाएंगे अगर, मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ आपके ऊपर तभी काम करेगा, काम करेगा, मतलब आप अगर अकेले जाओगे तो एंटी डिफेक्शन आपके ऊपर लग के आपको दल बदल कानूनी से तहत आपकी सदस्यता जा सकती है। लेकिन अगर आप 2/3, एटलीस्ट 2/3 ऑफ द पार्टीज मेंबर इन द हाउस मस्ट डिफेक्ट टुगेदर टू क्वालिफाई एज अ वैलिड मर्जर। अगर 2/3 निकल के दूसरी पार्टी में जाते तो वैलिड मर्जर माना जाएगा। समझ आ रहा है मेरी बात को? इसलिए इन्होंने 2/3 निकले, यहाँ से 7 लोग निकले, जानते थे कि अकेले निकलेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी हमारे लिए। ठीक है, इसीलिए इसे वैलिड मर्जर माना गया है। इसमें कोई कुछ भी कहे, इसमें यह भी है इफ फ्यूअर मेंबर्स स्विच, मतलब कम मेंबर अगर स्विच करते हैं इसमें, दे फेस डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग। अगर 2/3 से कम आते हैं मेंबर्स तो वो क्या फेस कर सकते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है, एंड दिस रिप्लेस द अर्लियर रूल के हिसाब से, पहले जो था 1/3 की होती थी पहले बात, जब ये बाद में रूल जोड़ा गया स्ट्राइकर मर्जर मर्जर, इसमें 2/3 लेकर आ गया। लेकिन अगर 2/3 से कम आते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। समझ आया? इसके साथ और एक प्रोविजन इसमें जोड़ा गया, इसमें क्या रिमूवल किया गया, क्या चीज किया गया, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना, यही मेन इसमें मामला फंस रहा है जो अभी चल रहा है ना न्यूज में फटाफट। ये इसीलिए इसमें दूसरा है, जिसे बोलते हैं हम, एक वर्ड इसमें दिया गया है एंटी डिफेक्शन में, कैप ऑन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स सॉरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी टोटल नंबर्स ऑफ मिनिस्टर्स कैप्ड एट 15% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा आर स्टेट असेंबली। क्या है, द नंबर ऑफ members ministers capped at least at 15% of the strength of Lok Sabha or state assembly। मिनिमम मतलब मिनिमम ऑफ 12 मिनिस्टर्स अलाउड इन अ स्मॉलर स्टेट। अगर मिनिस्ट्री की बात की जाए, मिनिस्टर्स की बात की जाए, वैसे चीज बात करते हैं तब। ठीक है, इनका एम क्या था कि रिड्यूस करें पॉलिटिकल इंडसमेंट, जो है हमारा ऑफिस बेस्ड डिफेक्शंस, उनको हम कम करते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल इंडसमेंट को खत्म करें, हम इसमें कम करें,
ये है। इसमें एक चीज और, रिमूवल है, स्प्लिट प्रोविजन इसमें रिमूव किया गया था इसके अंदर। स्प्लिट, ध्यान से समझ, स्प्लिट प्रोविजन इसमें रिमूव किया गया। 1/3 हटाकर इसकी जगह 2/3 लाया गया, ठीक है। और इनेबल, इसमें इनेबल किया गया फ्रीक्वेंट डिफेक्शन, सीधा सीधा तुरंत होगा। और इसमें रिमूव किया गया बिकॉज इसमें फ्रीक्वेंट डिफेक्शन, और 2/3 नया रूल लेकर आया गया, जिससे स्विचिंग पार्टी मोर डिफिकल्ट टू एंड अकाउंटेबल हो गई। मतलब जब तक 2/3 नहीं होगा तो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, पार्टी नहीं बदलेंगे, तो कठिनाई तो हो गई ना। पहले 1/3 था, इजी हो जाता था, अब 2/3 हो गया, थोड़ा ज्यादा हो गया, है कि नहीं। बस ये है, ये तो बेसिकली और चीज अच्छी की गई, ये है इसका, और कुछ नहीं। और कुछ पूछना है किसी को। तो ये बाकी राज्यसभा को, ये राज्यसभा सांसद जो होता है, चेयरमैन, और राज्यसभा चेयरमैन होता है, उसको ये देना पड़ता है सारी चीजें, वो इसके ऊपर कार्रवाई करता है, वो इसको लेकर आता है, ठीक है। कि कैसे जुड़ेंगे, कैसे क्या होगा इसमें, इस चीज को लेकर। और कुछ किसी को। किसी कुछ नहीं पूछना। ये 8 बजे का टाइम ठीक है ना वैसे। आपको भी बेटा, सभी को ठीक है। हम्म। यस सर, ओके गुड। हाँ, मैं भी थोड़ा सा सुकून से रहूंगा शाम को। ओके, कोई बात नहीं। हम्म, चलो मिलते हैं, ठीक है। ओके बेटा, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट।